नमस्कार, मैं हूं निशांत बिसेन। इस वक्त हम मौजूद हैं कान्हा नेशनल पार्क के कोर जोन में। कान्हा नेशनल पार्क वैसे तो दुनिया भर के पर्यटकों के बीच अपनी लोकप्रियता के चरम पर है। कान्हा नेशनल पार्क में सैलानी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ के वनस्पति विभिन्न हैं, यहाँ के जंगली जानवर उन्हें लुभाते हैं। लेकिन बीते कुछ समय से कान्हा नेशनल पार्क एक और वजह से सुर्खियों में है। वो वजह है नक्सलियों की आमद। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के ट्राई जंक्शन पर बसा हुआ है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से आने वाले नक्सलियों ने अब बालाघाट और मंडला जिले में बसे कान्हा नेशनल पार्क को अपना नया ठिकाना बना लिया है। माना जा रहा है कि एक बड़ा इलाका अब कान्हा नेशनल पार्क का नक्सलियों की जद में है। यहाँ पर उनकी गतिविधियाँ हैं और यही वजह है कि ग्रामीण भी दहशत में हैं। क्या वाकई कान्हा नेशनल पार्क के एक बड़े हिस्से पर नक्सलियों ने कब्जा कर लिया है? इसी पर है आज की हमारी पड़ताल और हम जानने की कोशिश करेंगे कि नक्सलियों की दहशत इस इलाके में कितनी है। कान्हा नेशनल पार्क में नक्सलियों ने एक बार फिर सिर उठाने की कोशिश की है। यहाँ के एक बड़े हिस्से में नक्सली खौफ की आहट साफ सुनाई दे रही है। मार्च के आखिरी में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में वन विभाग के एक कर्मचारी सुखदेव परते की हत्या कर दी। इस घटना को उन्होंने कान्हा नेशनल पार्क के मुख्य गेट के पास अंजाम दिया। इससे पहले बीते साल नवंबर में भी नक्सलियों ने मालखेड़ी में 2 ग्रामीणों को मुखबिरी के शक में गोलियों से छलनी कर दिया था। अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने के लिए नक्सली बीच बीच में निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी और लोगों को डराने धमकाने जैसी हरकतों को अंजाम देते रहते हैं। कुछ साल पहले तक नक्सली मंडला और बालाघाट जिले को शरण स्थली के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन पुलिस की लगातार सर्चिंग और कार्रवाई से नक्सलियों ने भी अपनी रणनीति बदलते हुए आक्रामक रुख अपनाया है। नक्सलियों को लेकर पुलिस लगातार फ्रंट फुट पर है। यही वजह है कि बीते 3 साल में कई नामी नक्सलियों और कई इनामी नक्सलियों को पुलिस ने ढेर कर दिया है। लेकिन नक्सली भी बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि बीते साल नवंबर में 2 लोगों की मुखबिरी के शक में और इस साल मार्च में एक वन कर्मी की मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने हत्या कर दी, जिसके बाद वन विभाग का जमीनी अमला और पुलिस का जमीनी अमला भी काफी हद तक सहमा हुआ है। ऐसा क्या हुआ कि नक्सली बौखलाए हुए हैं? ऐसा क्या हुआ कि वो वन विभाग के जमीनी अमले यानी निचले अमले पर हमला कर रहे हैं? इन सब बातों की पड़ताल से पहले आइए 3 साल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए एनकाउंटर पर नजर डालते हैं। बीते 3 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाते हैं नक्सलियों के मुकाबले पुलिस का पलड़ा भारी रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं पुलिस ने कब कब नक्सलियों के मंसूबों को कमजोर किया। जुलाई 2019 में पुजारी टोला में टांडा दलम के वर्दीधारी नक्सली एसीएम अशोक और एसीएम नंदे को पुलिस ने मार गिराया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की पुलिस ने अशोक पर 14 और नंदे पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। 17 सितंबर 2020 को बांधा टोला में सुकमा के रहने वाले विस्तार प्लाटून 2 के नक्सली बादल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस पर 8 लाख रुपए का इनाम था। 6 नवंबर 2020 को मालखेड़ी में हुए इनकाउंटर में खटिया मोचम दलम की नक्सली शारदा को पुलिस ने मार गिराया। नक्सली शारदा पर 8 लाख रुपए का इनाम था। इसके बाद 11 नवंबर 2020 को बोरवन के जंगलों में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने मलाजखंड एरिया कमेटी की नक्सली शोभा और दर्रेकसा एरिया कमेटी की नक्सली सावित्री को ढेर किया। दोनों पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने 14 लाख का इनाम रखा था। 12 फरवरी 2021 को मंडला जिले के लालपुर में पुलिस ने नक्सली दुल्ला और गीता को मार गिराया। 8 मार्च 2021 को पुलिस ने बालाघाट के चिलकोना में टांडा दलम के नक्सली श्यामलाल को गिरफ्तार कर लिया। आखिरी इनकाउंटर 10 अगस्त 2021 को हुआ था, जिसमें खटिया मोचा एरिया कमेटी के नक्सली संदीप कुंजाम को जेरासी से गिरफ्तार किया गया। कान्हा से सटे इन क्षेत्रों में जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट की तो हमने पाया कि नक्सलियों की आमद यहाँ पर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और बालाघाट और मंडला जो ज़िले नक्सलियों की पनाहगाह थे, अब वहाँ पर वो पहले के मुकाबले ज़्यादा सक्रिय हुए हैं।
बीते 3 वर्षों में पुलिस ने कुछ बड़े एनकाउंटर किए जिसमें कई बड़े इनामी नक्सली मारे गए, जिसके बाद नक्सलियों की बौखलाहट और बढ़ी है। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से वन विभाग के कर्मचारी को नक्सलियों ने निशाना बनाया, उसके बाद अब चुनौती है वन विभाग के सामने और पुलिस के सामने कि वो अपने जवानों का, अपने कर्मचारियों का और अपने स्टाफ का हौसला बनाए रखें। इस वक्त मध्य प्रदेश में नक्सलियों के 6 दलम सक्रिय हैं। ये दलम कान्हा भोरमदेव डिवीजन और जीआरबी यानी गोंदिया राजनांदगांव बालाघाट डिवीजन के तहत काम कर रहे हैं। नक्सलियों के स्ट्रक्चर को समझें तो सबसे ऊपर सेंट्रल कमेटी काम करती है, इसके बाद जोनल और फिर डिविजनल कमेटी होती हैं। इसी के नीचे दलम काम करते हैं। बालाघाट जिले में कान्हा भोरमदेव डिवीजन और जीआरबी यानी गोंदिया राजनांदगांव बालाघाट डिवीजन सक्रिय हैं। दर्रेकसा, टांडा और मलाजखंड दलम जीआरबी डिवीजन का हिस्सा है। वहीं केबी डिवीजन में विस्तार 2 और 3 खटिया मोचा दलम आते हैं। नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। इसके लिए जरूरत है बेहतर सरेंडर पॉलिसी की और इसके लिए प्रशासन और सरकार मिलकर लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि नक्सली हथियार छोड़ें और वापस समाज की मुख्य धारा में जुड़ें, ताकि मध्य प्रदेश जो कि अमन का प्रदेश है और यहाँ के बालाघाट और मंडला जिले जहाँ पर नक्सली अपनी गतिविधियाँ संचालित करते हैं, यहाँ पर वो किसी तरह की दहशत पैदा न कर सकें, किसी तरह का उत्पात न मचा सकें और एक बार फिर अमन बहाल हो सके। अब सवाल उठता है कि क्या कान्हा नेशनल पार्क नक्सलियों की जद में है? क्या इसका बुरा असर यहाँ के पर्यटन पर दिखना शुरू हो गया है? तो जवाब ना में मिलता है। आंकड़े गवाही देते हैं कि बीते सालों के मुकाबले 2020, 2021 और 2022 में रिकॉर्ड सैलानी यहां पार्क की दीदार करने पहुंचे हैं। पुलिस भी कान्हा पर नक्सलियों के दावे को खारिज करती है। इतना ही नहीं, नक्सलियों की टेरर फंडिंग पर भी पुलिस ने काफी हद तक नकेल कसी है। तेंदुपत्ता का काम करने वाले कारोबारियों से पहले जहां करोड़ों की वसूली होती थी, पुलिस का दावा है कि उसमें 90% तक की कमी आई है। नक्सलियों की गतिविधियों, उनके खिलाफ लड़ाई और टेरर फंडिंग जैसी गंभीर मसलों पर बालाघाट के युवा एसपी ने बंसल न्यूज से विस्तार में चर्चा की। मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में नक्सलियों ने अपनी गतिविधियों में लगातार इजाफा किया है। एक तरफ नक्सली जहां सक्रिय हुए हैं तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी लगातार बढ़ती चली गई है और हम लगातार देख रहे हैं कि पुलिस को कामयाबी भी हासिल हुई है। इनमें से बालाघाट जिला, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का ट्राई जंक्शन है, ये नक्सलियों के लिए एक ऐसी पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है जहां पर वो छत्तीसगढ़ में अक्सर गतिविधियां करने के बाद शरण लेने के लिए पहुंचते रहे हैं। लेकिन हाल ही में ये खबरें आई कि बालाघाट और मंडला जिले में फैले कान्हा नेशनल पार्क में नक्सलियों ने अपनी गतिविधियां कुछ ज्यादा बढ़ा दी हैं और एक बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा किया है। इस दावे की हकीकत क्या है? इसके अलावा पुलिस किस मोर्चे पर नक्सलियों से लड़ाई लड़ रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं बालाघाट के पुलिस अधीक्षक आईपीएस समीर सौरभ। समीर सर, आपका बंसल न्यूज में स्वागत है। लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि नक्सली अपना विस्तार कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पुलिस अपना विस्तार कर रही है, अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रही है, इसीलिए नक्सली बौखलाए हैं, ऐसा हमें एक प्रथम दृष्टया लगता है। आप बताएं इस पूरे दावे की कि कान्हा नेशनल पार्क पर बड़ा कब्जा उन्होंने किया है और वो अपना विस्तार कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कान्हा नेशनल पार्क के किसी भी क्षेत्र पर नक्सलियों का किसी भी क्षेत्र पर थोड़ा सा भी कब्जा नहीं है। ये बात सही है कि कान्हा नेशनल पार्क में नक्सलियों का मूवमेंट में इजाफा हुआ है पिछले कुछ समय में, और जिसका मुख्य कारण, जैसा आपने सही बताया, कि पुलिस की गतिविधियां, पुलिस की सर्चिंग और पुलिस को मिल रही सफलताओं में लगातार बढ़ोतरी के कारण ये लोग कान्हा में शरण लेने के लिए बाध्य हैं। हम लोग वन विभाग और कान्हा के फील्ड डायरेक्टर साहब के साथ समन्वय बनाते हुए कान्हा में लगातार अपनी प्रेजेंस और मूवमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं और वो समय दूर नहीं कि जब ये लोग कान्हा से भी भागने को मजबूर रहेंगे। एक खबर, हालांकि अभी आप, चूंकि आपने इसे खारिज भी किया है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगा, कान्हा नेशनल पार्क जो कि फेवरेट डेस्टिनेशन है देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में, और ये खबरें आई कि यहाँ पर्यटकों की संख्या में कमी है, तो क्या आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं या ये भी निराधार साबित होता है? जहाँ तक मेरी जानकारी है और जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं, उसमें पिछले 3-4 महीनों में लगातार इजाफा ही हुआ है। पर्यटकों में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। पूरी तरह सुरक्षित पर्यटन कान्हा के अंदर चल रहा है।
सर, हम कुछ प्रमुख घटनाओं पर आपसे जानकारी चाहेंगे कि किस तरीके से पुलिस ने एक्शन लिया है, कौन कौन से प्रमुख नक्सली पिछले विगत 2-3 वर्षों के अंतराल में मारे गए हैं और किस तरीके से आपको कामयाबी मिली है जिस वजह से नक्सली बौखलाए हुए हैं। अगर आपको संख्यात्मक जानकारी बताऊं मैं, तो पिछले 5 वर्षों में हमने 5 हार्डकोर नक्सलीज को न्यूट्रलाइज किया है। ये अलग अलग दलम के रहे हैं, कुछ इसमें दर्रे कसा दलम के हैं, कुछ खटिया मोचा दलम के हैं, और इन सभी में पुलिस को जो सफलता मिली है, यही मेन कारण है कि नक्सली जो है वो लगातार बैकफुट पे आते गए हैं बालाघाट के क्षेत्र में, और इन्होंने फिर अपना असली चेहरा दिखाते हुए मुखबिरी के शक में लोगों को परेशान किया है, उनको प्रताड़ित किया है और कुछ केसेस में उनको मारा भी है, उनकी हत्या भी की है। किस तरीके से यहाँ पर नक्सलियों के दलम काम कर रहे हैं, वो कौन से प्रमुख दलम हैं और आपकी टीम किस तरीके से उनसे मोर्चा ले पाती है? यहाँ पर अगर आपको स्ट्रक्चर बताऊँ मैं, तो जैसे मुख्यतः यहाँ पे 6 दलम अभी एक्टिव हैं, जिसमें टूवर्ड्स अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के तरफ दर्रे कसा एक दलम है, मलाजखंड दलम है, टांडा दलम है, और जो कान्हा के क्षेत्र है वहाँ पे खटिया मोचा और विस्तार 2 विस्तार 3, ये विस्तार प्लेटून 2 विस्तार प्लेटून 3। तो अगर हम लोग बालाघाट क्षेत्र और की बात करें, बालाघाट और इनफैक्ट मंडला में भी मुख्यतः पूरे इस एरिया में 6 दलम अभी सक्रिय हैं। जो आपने अंतर्राज्यीय सीमाओं की बात की, तो यही दलम, इनका इंटर स्टेट मूवमेंट लगातार बना रहता है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि राजनांदगांव या कबीरधाम या फिर गढ़चिरौली, इन सभी के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में हमारी जॉइंट सर्चिंग्स निकलती हैं। दूसरा कि इन सभी दलों का एक एक एरिया ऑफ ऑपरेशन आइडेंटिफाई इन लोगों ने करके रखा होता है। दर्रे कसा दलम का टुवर्ड्स साउथ पार्ट है, मलाजखंड दलम का एक स्पेसिफिक एरिया है, टांडा दलम का एक स्पेसिफिक एरिया है, और जैसा मैंने बताया कि प्लाटून 2, प्लाटून 3 और खटिया मोचा इनका मुक्की और ऊपर मोती नाला की तरफ इनका एरिया है। इनका केबी डिवीजन है, और इधर इनका जो है वो ये इनका डिवीजन एमएमसी तो इनका सब जोनल, मतलब ये जोनल कमेटी हो गई, पर इनका जो डिवीजन है वो जीआरबी डिवीजन कहलाता है। गोंदिया, राजनांदगांव, बालाघाट, ये डिवीजन के ये 3 दलम रहते हैं। सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नक्सलियों के खिलाफ पुलिस लड़ाई लड़ रही है, लेकिन हमारा समाज भी इनसे लड़ाई लड़ रहा है। एक आदिवासी बाहुल्य ज़िला है, यहाँ के युवा कई बार बेरोजगारी के दलदल में फंसकर इन लोगों से जुड़ जाते हैं। तो एक जनचेतना जागृत करने के लिए किसी तरह की मुहिम की ज़रूरत हमेशा से महसूस की जाती रही है। तो क्या इस दिशा में भी पुलिस काम करती है? निस्संदेह इस दिशा में अगर आप देखें तो बालाघाट में एक तो पुलिस प्रशासन दोनों साथ में मिलकर कम्युनिटी पुलिसिंग के काफ़ी क्षेत्रों में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वहाँ उनकी जानकारी हम लोग प्रशासन को बता रहे हैं, क्योंकि हमारे जो जवान हैं वो बहुत ही विषम परिस्थितियों में इन जगहों पे घूमते हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल जंगलों से लगे हुए हैं, और वो सबसे पहला टारगेट, पहला शिकार इन नक्सलियों के बनते हैं। केंद्र शासन और राज्य शासन दोनों का जो अप्रोच है उसमें मल्टीपल स्ट्रैटेजीज अपनाई गई हैं, जिसमें एक तो है कि डेफिनेटली फोर्स का यूज़ करना है। अगर नक्सली हैं तो उनको ये दिखाना है कि आप बैरल के या गन के बुलेट के दम पे आप अपनी बात नहीं मनवा सकते ना। और दूसरी चीज़ कि उनको आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करना है। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, हमारे यहाँ पे लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। वो इस खुशफहमी में है कि वो सोल्जर हैं, दरअसल वो शोल्डर हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े नक्सली लीडर जो पकड़े गए हैं या फिर जिनको न्यूट्रलाइज किया गया है, उन्होंने करोड़ों की संपत्तियां बना के रखी हुई हैं। और इसका कारण क्या है कि वो जनता से शोषण करते हैं, अपने दलम के लोगों से शोषण करते हैं, और उसके बाद अपनी ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। कितना अहम बिंदु पर सर आपकी टिप्पणी मैं लेना चाहूँगा नक्सलियों की फंडिंग को लेकर, और किस तरीके से उन्हें फंडिंग होती है, और आप लोग लगातार इस मुहिम में भी जुटे हुए हैं, मंथन भी कर रहे हैं कि उनकी फंडिंग शून्य की जाए ताकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों और उनकी गतिविधियाँ भी शिथिल हों। बिल्कुल, नक्सलियों का जो टेरर फंडिंग है उसको चोक करना एक बहुत बड़ा अप्रोच है। जैसे हमने बताया, केंद्र शासन राज्य शासन दोनों की
दोनों की मल्टीपल स्ट्रैटेजी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी का पार्ट है। जहाँ तक फंडिंग के मीडियम का सवाल है, तो आप देखेंगे कि शुरू में जैसा नक्सली सब शुरू में बताया मैंने कि ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा हितैषी बताएंगे कि हम लोग गाँव के हितैषी हैं, आदिवासियों की हितैषी है। उन्हीं गाँवों को जोड़ने के लिए जो हमारी सड़कें बन रही हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए जो शासन प्रयास कर रहा है, अगर हम लोग चाह रहे हैं कि उसको अस्पताल आने में 2 घंटे लगते तो वो 15 मिनट में अस्पताल पहुंच सके, कच्चे रास्तों को पक्का करने का प्रयास किया जा रहा है। उन रास्तों में जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनसे राशि वसूल की जाती है एक्सटॉर्शन के माध्यम से कि आप अगर इस रोड पे काम कर रहे हो तो आपको काम नहीं करने देंगे, आप हमें इतना पैसा दो। तो एक ही एक्सटॉर्शन का माध्यम है। बालाघाट एसपी समीर सौरभ जो लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं कि नक्सलियों की कमर तोड़ी जाए। इसके लिए जो भी तरीके हो सकते हैं, एक तरफ तो फ्रंट पर जवान तैनात हैं ही, इसके अलावा जो टेरर फंडिंग है उसे रोकने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। और जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि कान्हा नेशनल पार्क के एक बड़े हिस्से पर नक्सलियों ने कब्जा किया है, तो इस बात को भी वो खारिज कर रहे हैं। हालांकि ये सत्यता है कि बालाघाट में आंशिक रूप से नक्सलियों की गतिविधि है, लेकिन इसे भी खत्म करने के लिए पुलिस और सरकार की कोशिश लगातार जारी है। जबलपुर संभाग से इकलौते मंत्री और परसवाड़ा से विधायक रामकिशोर काबरे भी मानते हैं कि नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की रणनीति कारगर साबित हो रही है। नक्सल बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिला के नाम से हम सब लोग बहुत पहले से प्रभावित हैं और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने मुस्तैदी से काम किया है और नक्सलों को रोकने का काम किया है। जहां पर भी किसी प्रकार की ऐसी घटना, ऐसी सूचना, जानकारी आई है, हमारे पुलिस के नौजवान जाकर वहां पर काम भी किए हैं और नक्सल को यहां से खदेड़। नेशनल पार्क की हम बात करते हैं, कान्हा नेशनल पार्क में जैसे आपके माध्यम से भी जानकारी आ रही है, लेकिन हमारे फिर भी हमारे पुलिस के जवान, हमारे हाक्स फोर्स के जवान, हमारे पूरी कंपनियां बराबर सर्चिंग करती है और इस प्रकार से किसी प्रकार से वहां पे ऐसी कोई गतिविधियां हमारे को समझ नहीं आ रही है। और अगर किसी प्रकार से उनकी गतिविधियां वहां पे पाई जाएगी तो हमारे जवान निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से उसको उनकी जो कार्रवाई है उनको परिणाम भी मिलेगा। अगर बालाघाट जिले में प्रवेश करने का काम करेंगे तो उसका परिणाम भी मिलेगा। अब वो पुलिस के जवान हमारे काम कर रहे हैं। जी, मंडला और बालाघाट दोनों ये जो जिले हैं कान्हा नेशनल पार्क के दायरे वाले, यहाँ पर पर्यटन एक बड़ा व्यवसाय है और सरकार की मंशा भी है कि पर्यटन यहाँ पर बढ़े, लेकिन इस तरह के खबरों से कहीं पर्यटन को धक्का तो नहीं लगेगा और जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं वो हतोत्साहित तो नहीं? मैं सभी पर्यटक से भी आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आएँ। किसी प्रकार से ऐसी कोई गतिविधियाँ भी नहीं हैं और जो चर्चा है, जैसे आपके माध्यम से चर्चा मिली है, मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे पुलिस के जवान, चाहे वो मंडला के हो चाहे हमारे बालाघाट के हैं, वो चौकन्ने हैं और ऐसी किसी प्रकार से कोई घटना नहीं होगी। जिस कान्हा नेशनल पार्क में नक्सलियों की गतिविधियों की बात हम कर रहे हैं, उसकी पड़ताल के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने बात की कान्हा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर SK सिंह से। फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि कान्हा में नक्सलियों की आमद से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कब्जे जैसी कोई स्थिति नहीं है। इस साल अब तक 1.5 लाख पर्यटक पहुंच चुके हैं, जिसके सीजन के खत्म होते होते 2 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। पिछले साल भी 1,73,000 पर्यटक कान्हा पहुंचे थे। हालांकि मैदानी अमले का हौसला बनाए रखना बड़ी चुनौती है। इस वक्त कान्हा नेशनल पार्क में हमारे साथ मौजूद हैं पार्क के फील्ड डायरेक्टर SK सिंह साहब। सर, कान्हा नेशनल पार्क में जिस तरीके से नक्सल गतिविधियों में इजाफा हुआ है, पहली प्रतिक्रिया मैं आपके इस पर लूँगा। कान्हा नेशनल पार्क मंडला और बालाघाट जिले में विस्तारित है। इस क्षेत्र में जो नक्सल गतिविधियां हैं, हम ये कह सकते हैं कि इजाफा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इनकी उपस्थिति लगभग 70 से 75% जो क्षेत्र है कान्हा का बफर और कोर मिलाकर, उनमें इनकी लगातार उपस्थिति देखी जा रही है, जो गत 4 वर्षों से है। पिछले 1 साल से करीब हम देखें तो गतिविधियों में कोई ऐसा इजाफा तो मुझे नहीं दिखता है। एक घटना जरूर हमारे साथ घटित हुई है, जिसमें 22-23 मार्च की रात्रि में हमारे परसा टोला एक कैंप है, उसमें जो कार्यरत श्रमिक था उसको किसी कारणवश इन नक्सल तत्वों द्वारा उनका
हत्या कर दी गई है, जिसमें उनका कारण उन्होंने बताया कि ये इन्होंने उनके खिलाफ पुलिस में मुखबिरी की थी, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई तथ्य मौजूद नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि उसका कहीं इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट था। सर, कान्हा नेशनल पार्क देश भर में एक फेवरेट डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए, तो क्या आपको लगता है पर्यटन की गतिविधियों पर इस पर कोई असर पड़ सकता है? और अगर आपके जरिए मैं जान पाऊं विगत कुछ वर्षों के आंकड़े, तो पर्यटन का क्या रेशियो रहा है सर? पर्यटन की गतिविधियों पे वर्तमान में तो कोई असर हमें परिलक्षित नहीं हो रहा है, क्योंकि इस वर्ष भी लगभग 1,50,000 से ऊपर पर्यटक आ चुके हैं पार्क में। अभी भी हमारे पास लगभग 2 महीने से ऊपर का समय है, तो हम आशा करते हैं कि हमारी जो गतिविधियां पर्यटन के क्षेत्र में चल रही थी, जो पर्यटकों की संख्या पहले आती थी लगभग 2 लाख के करीब आती थी, और हम इस बार भी उस संख्या के करीब हैं। पिछले साल 1,73,000 रही थी, क्योंकि कोरोना के कारण अप्रैल और मई में पार्क बंद था। तो लगभग जो प्रवाह है टूरिस्ट का वो सामान्य ही है। टूरिस्ट में कमी इसलिए भी देखी जा सकती है कि मूल रूप से हमारा जो पर्यटक है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से आता है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन का जो संख्या बढ़ी थी पर्यटकों की, वो पिछले 2 सालों में जब कोरोना के बाद लॉकडाउन खुला हुआ था तब संख्या ज़्यादा बढ़ी थी। हम अगर इसकी तह में जाते हैं तो हमें ये तथ्य पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के जो टूरिस्ट हैं वो भारत के बाहर भी टूरिज्म के लिए जाते हैं और भारत के अन्य जगहों पे भी जाते हैं। लेकिन कोरोना काल में चूँकि बहुत सी बाधाएं थी परिवहन और पर्यटन के संबंध में, इसलिए उन्होंने आसान जो करीब का डेस्टिनेशन था उसको चुना था। इसलिए गत 2 वर्षों में उनकी संख्या बढ़ी हुई थी, और अभी भी लगभग 2 वर्षों में जितनी संख्या थी उतनी संख्या तो आ रही है। आगे ये जरूर हो सकता है कि चूंकि विदेशों में जाने की सुविधाएं मिल जाएंगी, तो हो सकता है उसमें से कुछ पर्यटक बाहर जाएं तो उनकी कमी हमें परिलक्षित हो सकती है। लेकिन इसका सीधा संबंध हमें नक्सली गतिविधियों से नहीं लगता है, क्योंकि गत 4 वर्षों से इनकी उपस्थिति कान्हा पार्क के आसपास देखी जा रही है। लेकिन पर्यटक की संख्या में कोई कमी महसूस नहीं की जा रही। सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक बड़ी टीम को आप लीड करते हैं, एक आपका बड़ा मैदानी अमला है। नक्सल गतिविधियों के बीच ये मैदानी अमला किस तरीके से काम करता है? क्योंकि आप लोग जानवरों की निगरानी के लिए भी लोग सर्चिंग करते हैं, वनों की सुरक्षा के लिए भी सर्चिंग करते हैं, इसमें किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आती? अभी हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है, क्योंकि हमारा स्टाफ और हम जितने भी सुपरवाइजरी अधिकारी हैं सभी अपनी अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं, और क्षेत्र में लगातार हमारा जो उपस्थिति है वो बनी हुई है। सभी कैंपों में हमारे 170 कैंप हैं जो पेट्रोलिंग के लिए स्थापित किए गए हैं, उनमें हमारे कर्मचारियों की उपस्थिति पहले के तरीके से ही बनी हुई है। कभी थोड़ा बहुत, जैसे अभी मार्च की घटना से थोड़ा सा प्रभाव जरूर पड़ा उनके मनोबल पे, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि एक वो विशेष घटना किसी अन्य कारणों से भी हो सकती है, और इस बात को हम समझाने में सफल रहे हैं। तो हमारा जो नीचे का अमला है वो लगातार कार्यरत है। बिल्कुल, एसके सिंह साहब जो कि फील्ड डायरेक्टर हैं कान्हा नेशनल पार्क के, उनका कहना है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लगभग 70 से 75% हिस्से पर नक्सल गतिविधियां होती रही हैं, और ये पिछले कई वर्षों से हैं। हाल ही में एक वन विभाग के कर्मचारी की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद थोड़ा मोराल अमले का डाउन हुआ, लेकिन कोशिश है कि कान्हा नेशनल पार्क में जो गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से संचालित होती रहें। जैसा कि उन्होंने कहा कि पर्यटक यहाँ पर लगातार आते रहे हैं, और इस साल भी करीब 2 लाख पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे। यानी कि नक्सलियों से मोर्चा लेने के लिए पुलिस प्रशासन और सरकार की इच्छा शक्ति पूरी तरह से अडिग है। इस वक्त पुलिस और वन समेत कान्हा का बड़ा अमला कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगल और जानवरों की सुरक्षा में लगा हुआ है। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में पुलिस को और जवानों की जरूरत है, साथ ही आवश्यकता है जनता के साथ की। कान्हा नेशनल पार्क का ये घना जंगल, जहां पर पत्तों की सरसराहट भी कानों को भेदती हुई निकलती है, यहां पर लड़ाई जारी है पुलिस और नक्सलियों के बीच। इस वक्त पुलिस को जरूरत है बल की। दरअसल जवानों की कमी से यहां पर पुलिस का महकमा भी जूझ रहा है।
अगर पुलिस की धार तेज होती है तो यकीनन नक्सलियों के खिलाफ उसकी लड़ाई में भी तेजी आएगी। कान्हा नेशनल पार्क से निशांत बिसेन, बंसल न्यूज।